नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर के दौरे पर हैं। उनके बस्तर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। बात आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जी जान से जुट गई है, जिसको लेकर प्रदेश में लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा जारी है। पहले गृहमंत्री अमित शाह, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने बस्तर से आज चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि सागर साहू की हत्या का सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, नक्सली हमले बढ़े हैं। ये इनके प्रशासन के बारे में बताता है। जब रमन सरकार थी, सुख चैन था, मगर आज मैं देखता हूं कि छलावा हुआ है। जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, नक्सली हमले बढ़े हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? बढ़ेगी नहीं बढ़े? बढ़ेगी नहीं बढ़े? यह इनके प्रशासन के बारे में दर्शाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो सुख शांति चैन था, लॉ एंड ऑर्डर था, सब लोगों को जीने का हक था, सब लोगों के विकास के लिए काम हो रहा था। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा, चुनाव आ रहा है तो आएंगे ही। नड्डा जी के दौरे से बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूपी चुनाव में हमारे दौरे पर धारा 144 लग जाती थी। हम छत्तीसगढ़ में किसी के दौरे पर 144 नहीं लगाएंगे। अब चुनाव आ रहा है तो आएंगे, बचत समझ आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। उनके दौरे से बस्तर और हम लोग जब जाते थे उत्तर प्रदेश तो 144 लग जाता था। छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लगाएंगे। उनके दौरे से भाजपा की स्थिति में बस्तर में कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं? अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे? हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी हमला बोला और कहा, जेपी नड्डा हिमाचल में अपनी सरकार बचा नहीं पाए। हिंदू वोटों की राजनीति करने वाले बीजेपी को हिमाचल की जनता ने वोट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी। बस्तर में उनका स्वागत है। अगर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके राजनीति करने वाले नड्डा जी को बस्तर की जनता पसंद न, छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी सियासी दल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी का फोकस बस्तर जिले की 12 विधानसभा सीटों पर है। आदिवासी बाहुल्य इस इलाके में जीत के लिए बीजेपी अलग से रणनीति बना रही है। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्तर से चुनावी शंखनाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बस्तर से बीजेपी के चुनावी शंखनाद पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी। वंदना जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और बीजेपी से हैं बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत मुकेश जी आपसे ही मैं करना चाहूंगा। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इस साल विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में है और यही वजह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के नेताओं को छत्तीसगढ़ की याद आ रही है।
सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के कार्यक्रम लोकसभा प्रवास अभियान के तहत बस्तर में आए हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आज उनका कार्यक्रम है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं का अचानक इतना विचलित होना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह बनने जा रही है। कांग्रेसी नेता इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है कि अब इनको लगने लगा है कि जनता का विश्वास इनसे उठ गया है, जनता इनसे बोर हो गई है। इन्होंने जो वादे किए थे जनता को, वादे पूरे कर नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस को इतने बड़े बहुमत देने के बावजूद कांग्रेस ने हमारे साथ छलावा किया है। जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे किए नहीं, उल्टा यहाँ पे विकास की गति रुक गई, कानून व्यवस्था इतना पकड़ गया। आए दिन खाली चाकूबाजी, लूट, मारपीट, हत्या, बलात्कार, ये घटनाएं इतनी बढ़ गई है तो जनता को ये सब चीज दिख रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग अब महसूस करने लगे हैं। अब वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर देखने लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। पिछले दिनों कोरबा में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी 35 संगठन जिले, 403 हमारे शक्ति केंद्र और 23,000 के लगभग बूथों के माध्यम से लगातार हम लोगों से सतत संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव को लेके काफी गंभीर है और मैं मानता हूं कि 2023 में वापस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। ठीक है वंदना जी, क्या विचलित है कांग्रेस जेपी नड्डा जी के इस दौरे से? हालांकि कांग्रेस का तो यही कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पुनीत जी, यहाँ पर अगर कांग्रेस सरकार देखेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, इसमें हम लोग विचलित नहीं होते। विचलित तो इन लोग होते हैं। आप देखेंगे पुनीत जी, जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां वहां अगर भूपेश बघेल जी जाते हैं वहां पर धारा 144 लागू कर देते हैं। क्यों लागू करते हैं? हम तो छत्तीसगढ़ में अगर यदि आते हैं केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय के जो नेता है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी अगर जाते हैं, बीजेपी जहां सरकार है वहां पर 144 की धारा लागू कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप सबसे महत्वपूर्ण बात है पुनीत जी, अब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व आते हैं बीजेपी के, एक भी नेता किसानों की बात नहीं करते। क्यों बात नहीं करते? क्योंकि उन लोग को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में किसान समृद्धिशाली हो गए हैं और किसान सशक्त हो रहे हैं, तो किसानों की बात नहीं करते। और दूसरी बात, मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी कि वो विकास की गति रुक गया है। अगर यहाँ किसान समृद्धिशाली हो रहा है तो क्या विकास की गति रुक सकते हैं क्या? क्योंकि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 72 से 80% यहाँ पर किसान निवासरत रहते हैं। अगर आप समझिए कि 80% यहाँ पर किसान विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो इसे विकास की रुकना बोला जाता है। शायद अर्थशास्त्र के बारे में इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आज आदिवासी एरिया में जाकर के देखिए प्रवक्ता जी कि आज आदिवासी में लोग कितने खुश हैं और कम से कम आप देखेंगे वहां पर सब एकदम सशक्तिकरण की ओर महिलाएं बढ़ रही है। पहले सिर्फ शहर में महिलाएं काम करती थी, लेकिन अब गांव में भी महिलाएं काम कर रही है और महिला जो है वो आत्मनिर्भर बन रही है। आदिवासी क्षेत्र में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इलाका होता है, तो फॉरेस्ट इलाके में हमने 65 लघु वनोपज की खरीदी की शुरुआत की है। उन लोग की इनकम के बहुत बड़ा साधन है। तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार लगातार जनहित के लिए काम कर रही है, तो हमको यहाँ पर कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। विचलित तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो रहे हैं, क्योंकि 15 साल के शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट गए हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य स्तरीय नेतृत्व तक की नींद उड़ती जा रही है। क्यों नींद उड़ रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन लोगों के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे जनता के पास ले जाकर के
कह सके। दूसरी बात, इन लोग पहले महंगाई की बात करते थे, अब महंगाई की बात को लेकर के जनता के पास जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उन लोग को मालूम है कि जो गैस सिलेंडर यूपीए सरकार में 410 रुपए में मिलती थी, अब वही गैस सिलेंडर अब 1200 रुपए के पार है। यूपीए सरकार में जब आप देखते थे बेरोजगारी दर की आंकड़ा बहुत कम रहती थी, लेकिन अब देख रहे हो कि बेरोजगारी दर जब से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात, अगर इन लोग बात करते हैं हम लोग वादा खिलाफी किए हैं, तो आप बताइए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है 5 उपचुनाव हुए हैं। अगर वाकई में जनता नाखुश रहती तो क्या 5 उपचुनाव में हमको जीत मिलता? क्या हम लगातार नगरीय निकाय चुनाव में जीत पाते? शराबबंदी की बात भी इन्होंने किया था। शराबबंदी की बात किसने की थी भाई? देखिए, शराबबंदी का क्या हुआ, कौन बताएगा? ठीक है वंदना जी, मैं लौटता हूँ। वंदना जी मैं लौटूंगा। जी वंदना जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक सवाल है मेरा मुकेश जी से। मुकेश जी, क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता लगातार आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी है या लोकसभा चुनाव की तैयारी है, या फिर एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी में बीजेपी? मुकेश जी। देखिए सुमित जी, कोई भी नेता, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आता है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की एक जगह कोई कार्यक्रम करती है तो निश्चित रूप से आने वाले सभी चुनावों की तैयारी होती है। और निश्चित रूप से चूंकि विधानसभा की तैयारी, विधानसभा पहले है, इसलिए विधानसभा चुनाव की तैयारी और विधानसभा चुनाव के विजय संकल्प की बात भी माननीय जेपी नड्डा जी ने किया है। और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की स्थिति की है, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी कि पता नहीं आदिवासी क्षेत्र में और हमने ये कर दिया। अरे आदिवासी क्षेत्र पूरा बस्तर आंदोलित है अभी। उनको धर्मांतरण और आरक्षण दोनों मुद्दों पे, दोनों बात को लेके पूरे के पूरे आदिवासी भाई नाराज चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार। मुकेश जी, आरक्षण के मसले पर तो अब कांग्रेस कहीं कह रहा है कि आपकी वजह से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, या राज्यपाल महोदया जी ने जो बिल को रोके रखा है राजभवन से, उसके चक्कर में जो युवा हैं आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की ही जिम्मेदारी है इसमें। मेरी बात सुन लीजिए सुमित जी। इनको जहां नाकामी होती है, ये तो शराबबंदी की बात भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं कि इनके कारण नहीं हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए तो भाजपा के कारण। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको अभी भी आभास नहीं है कि आप सरकार में हैं, आपको जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही कि आप सरकार में हैं। 32% आरक्षण 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आदिवासी भाइयों को मिलते रहा है। उसके बाद 21 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई कि हमारे जो जनजाति और एसटी वर्ग के, एससी वर्ग के लोग जिनका आरक्षण कम हुआ था, उन्होंने अदालत में याचिकाएं दायर की। तो सरकार सो रही थी उस टाइम। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गंभीरता दिखती नहीं है। सरकार गंभीर थी नहीं। वो आरक्षण यदि आदिवासी भाइयों का कम हो जाएगा या आरक्षण के मुद्दे में आके क्या करना है, ये कोई बात सोच ही नहीं पाई है। अब जबकि आरक्षण के ऊपर में हाई कोर्ट के ऊपर से दबाव आ गया, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। नहीं मुकेश जी, आरक्षण के बारे में अगर आप लोग इतने अच्छे से सोचते हैं तो आप पूरी सुन लो, सोचने का काम। हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है मुकेश जी, हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है, राजभवन सचिवालय को नोटिस भेजा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। मुकेश जी मैं लौटता हूँ। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिले। अरे इतना चिल्ला चिल्ली से कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा है, भाजपा आदिवासी विरोधी है। आप लोग बिना तैयारी के कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी है, बिना तैयारी के नोटबंदी कर लेते हैं, वैसे आप लोग आरक्षण कर दिए। किसी चीज में गंभीर थे नहीं। मतलब आप लोग में दूरगामी सोचने की क्षमता ही नहीं। चिल्लाना शुरू कर दिए। सोचे समझे कुछ भी करते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। आरक्षण के बारे में आरक्षण के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। आरक्षण के बारे में अब जनता के सामने जो चेहरा है बिल्कुल साफ होता जा रहा है।
भ्रम नहीं फैला सकते। ठीक है, चलिए ठीक है। मुकेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। वंदना जी मेरा एक सवाल है आपसे। मुकेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। वंदना जी मेरा एक सवाल है। जेपी नड्डा जी ने नक्सलवाद का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि जब बीजेपी की सरकार थी नक्सलवाद कंट्रोल में था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। और मैं लौटूंगा मुकेश जी प्लीज, मैं लौटूंगा। वंदना जी से एक सवाल, मुकेश जी मैं लौटूंगा। और वंदना जी सागर साहू जी के घर भी पहुंचे थे जेपी नड्डा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जाता है कि उनकी हत्या नक्सलियों ने की है। वंदना जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस घटना के हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ही गहरा शोक वेदना प्रकट करते हैं। इस तरह की घटना होनी ही नहीं चाहिए। और रही बात यहाँ पर, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की कह रहे हैं कि बीजेपी काल में बहुत कम ऐसी नक्सली घटना हुआ, तो शायद उनके याददाश्त से कमजोर है। वो झीरम घाटी भूल गए। अरे आप सुन तो लीजिए, झीरम घाटी उनको याद नहीं है। 2013 में हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेता को हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेता को सिर्फ नेता ही नहीं, इसमें जवान भी शामिल है। आप ये बताइए, अगर वाकई में रमन सिंह की सरकार में अगर नक्सली हमला अगर कम हुए रहते तो क्या इतना बड़े जो झीरम घाटी हमला क्या होता? नहीं होता। लेकिन इन लोग जो वास्तविकता मुकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास प्लीज। सरकार है मुकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं होता। देखिए सही बात आती है ये भाजपा के प्रवक्ता ऐसे चिल्लाते हैं। मुकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से मैं लौटता हूँ आपके पास और एक बार फिर से समय दूंगा मुकेश जी। ठीक है मुकेश जी। उत्तर प्रदेश में गए थे आपके, हमारा ये मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में गए थे। मेरा सवाल वंदना जी से था, उनका जवाब तो सुन लेते हैं मुकेश जी। गए थे, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ को संभाल नहीं सक रहे हैं। अब आप बात करते हैं। ठीक है मुकेश जी प्लीज 2 मिनट रुकिए। छत्तीसगढ़ के किसानों की दूसरों की सुननी भी चाहिए मुकेश जी ना। वंदना जी यदि बात बीच में करना आता है तो मुझे भी ठीक है वो नहीं कर रही है। अब आप तो चुप हो जाइए। मुझे मालूम है डिबेट कैसे करना चाहिए। ठीक है आप तो चुप हो जाइए। ठीक है आपको पता है डिबेट कैसे करते हैं, लेकिन आप चुप तो हो जाइए। ऐसे में डिबेट करना है। यदि कैसे होगी डिबेट ऐसे में मुकेश जी? इससे डिबेट होगा नहीं। ठीक है वंदना जी को समझा दीजिए। हाँ बता दीजिए डिबेट आप तो चुप होइए। यदि उनके पास मुद्दे नहीं है बोलने के लिए तो वो लगातार बीच में बोल के वो सोचती है कि अपने नाकाम। ठीक आप रोकिए। ठीक है मुकेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। वंदना जी आपकी आवाज। ठीक है वंदना जी कहिए। देखिए पुनीत जी, मैं वही बोल रही हूँ कि इस तरह की जो घटना होती है वो बहुत कड़ी निंदा की है। इस तरह की घटना घटनी नहीं चाहिए। इसमें बीजेपी और कांग्रेस की नेता की बात नहीं है, एक जो व्यक्ति मर रहा है उनकी बात है। आप देखेंगे कि अगर वाकई में आप बताइए, अगर पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय अगर नक्सली हमला अगर कम रहता तो क्या उस समय झीरम घाटी का हमला होता? क्या नहीं होता। अगर वाकई में आप देखिएगा कि 15 साल इन्होंने नक्सली को खाद पानी देने का काम किया है। आप देखेंगे कि पहले सिर्फ कुछ राज्यों में फैला था और नक्सली जो है वो उसका जो क्षेत्र बढ़ता गया। उस समय डॉक्टर रमन सिंह का सरकार था तो उस समय उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी जो पुलिस जवान है पूरे अच्छे से कार्य कर रही है। यहाँ पर कोई बीजेपी और उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे। वंदना जी मेरे पास समय की कमी है, मुकेश जी मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।